अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 11 है। तो आज जो हमने पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में कांस्टेंट किस तरह के होते हैं, कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं और एक्सप्रेशन है क्या होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट होता क्या है। क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज ना हो तो वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। जिस चीज़ की वैल्यू मैथ में भी अगर देखें तो हम कांस्टेंट किस चीज़ को कहते हैं कि जिस चीज़ की वैल्यू प्रोग्राम के दौरान आपके काम के दौरान चेंज ना हो वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। जैसे मैं कहता हूँ 5 एक कांस्टेंट है, 5 की वैल्यू 5 ही रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। इसी तरह से सी प्लस प्लस में भी कांस्टेंट जिस चीज़ की वैल्यू चेंज ना हो वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे कांस्टेंट की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। जो पहला हमारा कांस्टेंट होता है वो लिटरल कांस्टेंट होते हैं। लिटरल कांस्टेंट कौन से होते हैं? लिटरल कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू दैट इज़ टाइप डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। ऐसे कांस्टेंट होते हैं कि जिसको हम डायरेक्टली टाइप करते हैं सी प्लस प्लस में। हम क्या कहते हैं, हमें कोई कांस्टेंट चाहिए तो हम उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, उसमें टाइप कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, एंटर करके हम उसे यूज़ करते हैं। उसकी एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरा एक लफ्ज़, एक हेलो, एक लफ्ज़ भी एक कांस्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। इसमें सी प्लस प्लस में ये नहीं कि आप जस्ट ये नंबर्स को ही एज ए कांस्टेंट ले सकते हैं कि नंबर्स ही हमारे कांस्टेंट होते हैं, 5 4 6 इस तरह से ये कांस्टेंट है। नहीं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप किसी सिंबल को, आप किसी करैक्टर को आप किसी और स्पेशल करैक्टर को, आप अल्फ़ाबेट को, किसी भी को भी आप किसी एक करैक्टर को या एक स्ट्रिंग को, एक पूरे किसी नाम को भी एज अ कांस्टेंट ले सकते हैं, उसको कांस्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, एक हेलो लफ्ज़ प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट कैसे करूँ, एज अ कांस्टेंट प्रिंट करवा रहा हूँ। सी आउट हमारा होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, तो मैं कहता हूँ हेलो को प्रिंट करो, तो हेलो एज अ कांस्टेंट प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये हेलो हेलो ही रहेगा। उसके अलावा मेरा जैसे आया था इंट एज इज़ इक्वल टू 19। अब इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया एज, उसमें मैंने एक कांस्टेंट स्टोर किया है कि कांस्टेंट कौन सा है, 19 स्टोर किया। अब 19 ही रहेगा, इसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं हो सकती। इंटीजर टाइप का लिया है मैंने, ये डेटा टाइप होती है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेटा टाइप होती है। इंटीजर टाइप डाटा लिया और आइडेंटिफायर का नेम या वेरिएबल नेम मेरा क्या है, एज है, और उसमें मैंने जो स्टोर किया है वो 19 स्टोर किया है। हमारे लिटरल कांस्टेंट की अगर टाइप्स होती हैं, लिटरल कांस्टेंट हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला जो होता है हमारा कांस्टेंट वो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी जो नंबर्स में हमारे शामिल होते हैं, नंबर पे मुश्तमिल जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट अशारिया वाली वैल्यू इसमें शामिल नहीं करनी, इसमें वैसे नंबर्स आपने शामिल करने हैं 0 5 8 9 100 200, ये वैल्यूज़ जो हैं हमारी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। इसमें क्या है, मैं कहता हूँ मेरे एग्जांपल के तौर पे 9 है, 10 है, 500 है, ये मेरे हैं इंटीजर कांस्टेंट हैं। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आ जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो पॉइंट्स पे वैल्यू मुश्तमिल होती है। इंटीजर वैल्यू जो पॉइंट्स पे मुश्तमिल होती है, हमारे नंबर्स पॉइंट्स वाले नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। इसकी आप एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ 5.2 आ जाएगा मेरा, या 9.82 आ जाएगा, या आप लिख सकते हैं 5.3f। आप इसमें ये करैक्टर भी शामिल कर सकते हैं पॉइंट के साथ, 5.3f, ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आ जाते हैं। उसके बाद हमारा करैक्टर कांस्टेंट आ जाता है। करैक्टर कांस्टेंट हमारे जो होते हैं जो करैक्टर्स पे मुश्तमिल होते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो है, अगर हम किसी करैक्टर को एज ए कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा करैक्टर कांस्टेंट है। करैक्टर कांस्टेंट में सिंगल एक करैक्टर होता है, एक करैक्टर ले सकते हैं, बी करैक्टर ले सकते हैं, आप सी करैक्टर ले सकते हैं, डी करैक्टर, इस तरह से किसी भी करैक्टर को एज अ कांस्टेंट आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैंने ए को एज अ कांस्टेंट लिया है तो वो ए ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, जैसे मैं कहता हूँ ए लिखना मेरा करैक्टर कांस्टेंट है। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने करैक्टर कांस्टेंट लिखना है तो उसके गिर्द सिंगल कॉमा लाजमी तौर पे लगाना है। करैक्टर कांस्टेंट के लिए ये कॉमा लाजमी लगाते हैं। ये मेरा आ जाएगा करैक्टर कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे इसी तरह से मैं बी लेता हूँ, बी के गिर्द भी सिंगल कॉमा लगाना लाजमी है। तो ये सिंगल कॉमा अगर लगा होगा तभी आपका ये करैक्टर कांस्टेंट काउंट होगा, तो इसके लिए आपने सिंगल कॉमा लगाना लाजमी है इसमें।
उसके बाद हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट जैसे हमारा कोई नाम होता है, कोई एक वर्ड होता है, पूरे वर्ड को एज अ कांस्टेंट लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लफ्ज़ एक हेलो लिया, इसमें अब करैक्टर एक से ज़्यादा हैं। अब एक से ज़्यादा करैक्टर हों तो उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसको अगर आपने लिखना होता है तो इसको आपने डबल कॉमा के अंदर लिखना होता है। ये हम किसी भी लफ्ज़ को, मैं अपने नाम को ही एज अ कांस्टेंट ले सकता हूँ। अगर मेरा नाम है, मैं कहता हूँ इसे मैं एज अ कांस्टेंट लेना है, बिल्कुल मैं एज अ कांस्टेंट ले सकता हूँ कि उसकी वैल्यू फिर चेंज नहीं होगी। तो मैं उसको लिखना है तो लिखना किस तरह से है, उसको आपने फिर डबल कॉमा के अंदर लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, तो इसको आपने जब लिखना है डबल कॉमा के अंदर लिखना है। जब आप डबल कॉमा लगा देंगे तो सी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इसको रीड कर लेगी कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पे इसने यूज़ किया है, एज ए स्ट्रिंग है और ये कांस्टेंट मैंने यूज़ किया है। उसके बाद हमारे सेकंड आ जाते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट आ जाता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज कैन बी डिक्लेयर इन 2 वेज। जो हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट है ये क्या है, इसको हम क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज़ करना लाजमी होता है कि आपने इनिशियलाइज़ करना है, आपने बताना है कि कौन सी डेटा टाइप है, कौन सा वैल्यू वेरिएबल है और उसमें कौन सी हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। 2 टाइप्स में पहली जो हमारी है कॉन्स्ट क्वालिफायर आ जाएगा। कॉन्स्ट क्वालिफायर में क्या आ जाएगा, द कांस्टेंट इज़ डिक्लेयर बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम एंड डाटा टाइप। कॉन्स्ट क्वालिफायर में क्या होगा, आपने जब भी कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, कांस्टेंट सी में यूज़ करना है, तो आपने करना क्या है, उसका डेटा टाइप और उसका नेम आपने लाजमी तौर पे इनिशियलाइज़ करना लाजमी है। ये नहीं कि आप उसको डिक्लेयर करने के बगैर, उसकी डेटा टाइप और उसका नेम बताने के बगैर आप कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स आ जाएगा। सिंटैक्स में क्या है, जैसे कॉन्स्ट लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे, उसके बाद डाटा टाइप बताएंगे कि कौन सी डाटा टाइप आपने यूज़ करनी है। कि जब आपने कांस्टेंट यूज़ करना है, कांस्टेंट 4 तरह के होते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, वो करैक्टर भी हो सकता है, वो आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है। इसमें से कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम में, वो यहाँ पे आपने बताना होता है डाटा टाइप कि कौन सा। अगर आप नंबर सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंट लिख देंगे, इंटीजर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं पॉइंट्स वाली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या यहाँ पे फ्लोट लिख दूँगा। अगर मैं कोई करैक्टर सिंगल यूज़ कर रहा हूँ एज अ कांस्टेंट तो उसको मैं यहाँ पे CHAR करैक्टर डाटा टाइप लिख दूँगा। अगर उसके अलावा मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ तो वो उसके लिए भी CHAR ही आएगा। लेकिन करना क्या है, आपने फिर उसकी जो आप करैक्टर कांस्टेंट लेंगे उसके गिर्द डबल कॉमा आएगा। अगर आप करैक्टर ले रहे हैं तो उसके गिर्द आपने सिंगल कॉमा, दोनों को सिंगल कॉमा में बंद करना होता है। उसके बाद आपका आइडेंटिफायर आ जाएगा। आइडेंटिफायर वो वेरिएबल का नेम जिसमें आपने अपने उसको कांस्टेंट को स्टोर करना है। इसमें क्या होगा, कॉन्स्ट क्वालिफायर में क्या होगा, आपने वेरिएबल नेम भी लेना है, कोई वेरिएबल भी लेना पड़ेगा आपको, आइडेंटिफायर भी लेना पड़ेगा कि जिसमें आपने अपने उस कांस्टेंट को स्टोर करना है, उसको स्टोर करके फिर आपने यूज़ करना है। इज़ इक्वल का साइन आ जाएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था जी, इसको इज़ इक्वल के तौर पे यूज़ नहीं करना है। ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे उसके राइट साइड पे आपकी वैल्यू आ जाएगी जो आपका कांस्टेंट आप यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कॉन्स्ट इंट n इज़ इक्वल टू 100। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक कांस्टेंट लिया है। यहाँ पे ये मैंने बताया है कि जो मैंने n को ले रहा हूँ वो मैं एज अ कांस्टेंट ले रहा हूँ। n एक वेरिएबल लिया, उसको एज अ कांस्टेंट ले रहा हूँ, उसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर करूँगा। इंट टाइप का है कि जिसमें जो मैंने वैल्यू स्टोर करनी है वो इंटीजर वैल्यू होगी, पॉइंट्स के बगैर वैल्यू होगी। n इज़ इक्वल टू 100। n मैंने आइडेंटिफायर नेम लिया और 100 उसमें मैंने कांस्टेंट वैल्यू स्टोर की हुई है। उसके बाद आ जाता है डिफाइंड डायरेक्टिव आ जाएगा। डिफाइंड डायरेक्टिव भी और आपके कॉन्स्ट क्वालिफायर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कॉन्स्ट क्वालिफायर में आप डाटा टाइप और उसका आइडेंटिफायर का नेम बताते हैं कि ये मैंने यूज़ करना है। इसमें आप डाटा टाइप नहीं बताते, आप डायरेक्ट ही किसी भी नाम से आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको डाटा टाइप बताने की ज़रूरत पेश नहीं आती, आप डायरेक्टली ही उसको टाइप करके यूज़ कर सकते हैं अपने उसको कांस्टेंट को। उसके आ जाएगा सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स आपका होगा, आपने यहाँ पे हैश का साइन से उसको स्टार्ट करना होता है। जब भी आपने डिफाइंड डायरेक्टिव के ज़रिए कोई भी कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो आपने करना क्या है, अपने हैश का साइन लगाना है। हैश का साइन लगाने के बाद डिफ़ाइन लफ्ज़ यूज़ करना है और उसके बाद आपने आइडेंटिफायर का नेम, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं कि जो आपने यूज़ करना है वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम आएगा और उसके बाद आपने वैल्यू लिख देनी है, जो भी आप वैल्यू उस आइडेंटिफायर में यूज़ करना चाहते हैं।
कैसे आ जाएगा, जैसे अगर आप मैथ के लिए ही कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपने पाई को यूज़ करना है, कोई आपने सर्कल का कोई एरिया निकालना चाहते हैं, कोई इस तरह की आप इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं कि जिसमें आपको पाई की ज़रूरत होगी, लेकिन इसको C++ को तो नहीं पता कि पाई क्या होती है और उसकी क्या वैल्यू होती है। आपकी जो पाई होगी वो आपकी बार बार यूज़ होती है। मैं कहता हूँ प्रोग्राम में मेरी 10-12 बार यूज़ होनी है, तो मैंने बार बार तो उसको डिक्लेयर नहीं करूँगा वहाँ पे कि पाई की वैल्यू ये है, पाई की वैल्यू 3.1415 ये आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ही बार उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि पाई की वैल्यू क्या है। हैश का साइन, डिफ़ाइन पाई लिखा मैंने और आगे उसकी वैल्यू लिख दी कि पाई की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ से C को पता चल जाएगा कि जो पाई है उसमें क्या है 3.1415 है। अब जहाँ पे भी मैंने अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ करना है, मुझे पाई की ज़रूरत पड़ेगी, मैं जस्ट PI लिखता जाऊँगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसकी वैल्यू ये उठा के उसको कैलकुलेट कर देगा, आपका आंसर आपको निकाल के दे देगा। उसके बाद एक्सप्रेशन आ जाती हैं। C++ में एक्सप्रेशन क्या होती है, स्टेटमेंट दैट एवोल्यूट ए वैल्यू इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। एक स्टेटमेंट होती है हमारी जो हमारी वैल्यू को एवोल्यूट करती है, हमारी वैल्यू हमें निकाल के देती है, जो सिंगल हमें वैल्यू निकाल के देती है। हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे जो मैथ की एक्सप्रेशन होती है सेम वही एक्सप्रेशन C++ की एक्सप्रेशन है। जब हम एक एक्सप्रेशन को, एक मसावात को हल करते हैं तो उसकी हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है। कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, ये जो आपकी एक्सप्रेशन होती है इसे ऑपरेटर एंड ऑपरेंड पे मुश्तमिल होती है। ऑपरेटर जो होते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई का या डिवीज़न का जो साइन हम यूज़ करते हैं वो हमारे ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेंड्स होते हैं वो जो हमारे वेरिएबल यूज़ होते हैं, जो हम जिनकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना होता है, एवोल्यूट करना होता है, वो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाएगी। एग्जांपल जैसे A+B हमारी एक एक्सप्रेशन है, इसमें जो प्लस का साइन है ये हमारा ऑपरेटर है और ये A एंड B हैं, ये दो ऑपरेंड्स हैं जिनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, जिसको हमने एवोल्यूट करना है। M डिवाइड बाई M डिवीज़न 9 आ जाएगा। M को N के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा ऑपरेटर आ जाएगा, ये दोनों हमारे ऑपरेंड्स आ जाएंगे। उसके बाद X+100 आ जाएगा। X+100 भी एक हमारी एक्सप्रेशन है, उसमें जो ऑपरेंड्स हैं X और 100 है, हमारा जो ऑपरेटर है ये प्लस का साइन है। आज के लेक्चर में यही था, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।